हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर के करंट अफेयर में किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम नोबेल पुरस्कार से। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कल कर दी गई है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया था, जो कि मैंने कल ही बताया था। और आज के डेट पे हम ये जानेंगे कि हल्दी अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो गया है। हल्दी से संबंधित शीर्ष उत्पादन वाले राज्य, वैश्विक स्तर पे सर्वाधिक देश जहां पे हल्दी उत्पादन होता है, साथ ही भारत हल्दी का निर्यात किन किन देशों को करता है, कितना टारगेट रखा है, इन सभी पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद WHO का एक रिपोर्ट आया है, जिसे महामारी विज्ञान रिकॉर्ड के नाम से जाना जा रहा है। ये हाल ही में जारी किया गया, तो इसके बारे में जानेंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकल के आया है। फिर हम बात करेंगे लोहनक झील या लोनाक झील बोल लीजिए। लोहनक झील कल से चर्चा का केंद्र बना हुआ है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इचामती नदी और कृष्णा नदी ये भी कल न्यूज में हाईलाइट हो रही थी, और बेसिकली कहें तो ये आखिरी के 3 पॉइंट जो हैं, ये हमारे ज्योग्राफी का सेक्शन एग्जाम में कवर करने वाली हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, तो आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। हम सभी बिंदुओं को बात करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। और फिर सबसे अंत में देखेंगे खेल समसमाय की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, भारत में हल्दी उत्पादन में शीर्ष राज्यों का सही क्रम है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टॉप स्टेट इन टर्मरिक प्रोडक्शन इन इंडिया इज। आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बी महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। सी तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। या फिर डी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। अगर इसका आपको राइट आंसर पता हो तो आप मेंशन जरूर करें और एक प्रयास करें आंसर देने का, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, तो अब हल्दी जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और आज के इस सीरीज में हम हर उन पॉइंट को देखेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो आप इसका आंसर करने का जरूर प्रयत्न करें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अब शुरुआत करते हैं वन लाइनर से। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सचिवालय में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू कर दिया है। इस प्रकार त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा और पूर्वोत्तर में दूसरा राज्य बन गया है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। पहला राज्य कौन सा है पूर्वोत्तर का? अरुणाचल प्रदेश है, इसको भी आप मेंशन करिए। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने $60 करोड़ का भारत जापान कोष शुरू करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और संबंधित गुटों को गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत अवैध संगठन घोषित किया है। अब देखिए, अब ये जो अधिनियम है ना यूएपीए वाला, तो ये आपके एग्जाम के लिए पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसलिए आप लोग जो है इस पे अपना एक नोट जरूर बनाएं कि इसमें कब कब संशोधन किया गया है, पहली बार ये कब लाया गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं, सरकारी लॉ कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के सुरम्य जिले कठुआ से निकलने वाली सदियों पुरानी पारंपरिक शिल्प, जिसे बहोसली पश्मीना के नाम से जानते हैं, को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। केंद्र सरकार ने सुरक्षा चिंताओं और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर एक अप्रैल 2025 से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के निर्माण, कब्जे और आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोट पॉइंट में जरूर मेंशन करें। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैनहट्टन शहर न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित सेंट्रल पार्क में एक बेंच को मिशन लाइफ के लिए समर्पित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में एक समारोह में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को पहला LCA तेजस ट्विन सीटर सौंपा। इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, तो किसने बनाया है? HAL ने बनाया है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप क्रिकेट का भारत में ही हो रहा है, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं डिटेल में नोबेल पुरस्कार, जिसमें केमिस्ट्री की घोषणा कल कर दी गई है। वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है। अब ये वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? तो फ्रांसीसी और अमेरिकी मूल के मौगी जी बावेडी, अमेरिका के लुइस ई ब्रूस और रूस के अलेक्सी एकिमोव। इनका नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही इनसे संबंधित देश भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी आप अपने नोट में मेंशन जरूर करिएगा। क्वांटम डॉट्स छोटे नैनो कण होते हैं जिनके गुण उनके आकार से निर्धारित होते हैं। इनकी खोज ने QLED टेलीविजन और LED लैंप की तकनीकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जहां ये नैनो कण जीवंत रंग बनाने में सहायक होते हैं। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में। तो न्यूज ये है कि सरकार ने हल्दी और इससे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। यह बोर्ड हल्दी से जुड़े मुद्दों, मसालों के बोर्ड तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। और वर्ष 2022-23 में 11.61 लाख टन वैश्विक हल्दी उत्पादन का लगभग 75% से अधिक उत्पादन के साथ भारत 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की गई है भारत में। अब आगे बात करते हैं। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं और यह देश के 20 से अधिक राज्यों में भी उगाई जाती हैं। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। इसलिए आज के प्रश्न का आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये डेटा जो है मैंने द हिंदू के आर्टिकल से लिया हुआ है, क्योंकि अगर आप सरकारी आंकड़ों पे जाएंगे तो वहां पे अभी अपडेट नहीं किया गया है, तो इसलिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु को हम द हिंदू के अनुसार सही मान रहे हैं। भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख निर्यात बाजार जो हैं वो बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया हैं। बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों से यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2030 तक हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अब आगे बात करते हैं। एक एनजीओ है जो कि प्राइवेट है और उस एनजीओ ने हल्दी को लेकर अपना एस्टिमेट दिया है वर्ष 2023 के लिए। तो इसने भी बताया है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन हुआ है, उसके बाद तेलंगाना, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश 5वें स्थान पे, आंध्र प्रदेश जो है 6वें स्थान पे है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं हल्दी से हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। तो एक तो प्रश्न मैंने ही दे दिया, शीर्ष राज्य वाला, ठीक है। और भारत हल्दी का शीर्ष उत्पादक उपभोक्ता भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं औषधि ग्रंथों में हल्दी को और किन नामों से जाना जाता है। एक तो हरिद्रा है, जो कि आपके समीक्षा अधिकारी के ROARO में आप देखे होंगे, तत्सम तत्वों वाले सेक्शन में कई बार पूछा गया है। दूसरा कुरकुमा लौंगा, वर्डरी गौरी, हट्ट विलासिनी, हरदल और कुरकुम भी हल्दी को नाम दिए गए हैं। कहां पे? हमारे औषधि ग्रंथों में। तो हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हल्दी का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इसमें प्रोटीन 6.3%, 5.1% वसा, 3.5% खनिज तत्व और 69.4% कार्बोहाइड्रेट होता है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है और अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही बता दें कि हल्दी में जो पीला रंग होता है उसमें पाए जाने वाले क्यूरकुमिन के कारण होता है। ये कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अगर हम इसकी किस्मों की बात करें तो सुगंधम, मेघा हल्दी, नरेंद्र हल्दी 3 और सुगना आदि इसकी जो है किस्में हैं। अब आगे बात करते हैं WHO के महामारी विज्ञान रिकॉर्ड के बारे में, कि इसने जो ये रिकॉर्ड दिया है उसमें हमारे एग्जाम में कौन कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिकॉर्ड है वो बेसिकली कॉलेरा, जिसे हम हैजा कहते हैं, उससे रिलेटेड है। हैजा एक जल जनित रोग है जो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के O1 और O139 नामक 2 उपभेदों के कारण होता है। इसमें O1 लगभग सभी प्रकोपों के लिए जिम्मेदार है और O139 का प्रकोप दुर्लभ है और एशिया के बाहर इसका कोई भी प्रकोप दर्ज नहीं किया गया है। WHO के रिकॉर्ड के अनुसार विश्व में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में
हैजा के दुगने से भी अधिक मामले सामने आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट वाले ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और अगर उसको कंफ्यूजन करना होगा तो वो आपको ईयर में करेगा, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। यह रिकॉर्ड वर्ष 2017 में डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को भी जटिल बनाता है। अब डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 2017 में कौन सा लक्ष्य रखा था? तो डब्ल्यूएचओ ने जो टारगेट रखा था वो ये था कि वर्ष 2030 तक विश्व में हैजा से होने वाली मौतों की संख्या को 90% से भी कम करना है। विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया कम लवणता वाले गर्म पानी को पसंद करते हैं। अच्छा, ये जो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया है ना, इसी के कारण हैजा होता है, इसका नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। हो सकता है कि डायरेक्ट ये प्रश्न जो है एग्जाम में आ जाए। विब्रियो रोगजनक में माइक्रोप्लास्टिक से चिपकने की एक अद्वितीय क्षमता होती है, और ये रोगाणु प्लास्टिक के अनुकूल हो सकते हैं। हैजा के अधिकांश मामले अफ्रीका और एशिया से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जबकि यूरोप में कुछ आयातित मामले हैं। आयातित मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि कहीं गया होगा और उससे जब कॉलरा हुआ, उसके बाद जब आया यूरोप में, तो उसे हम आयातित मामलों के दृष्टि से देखते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। ये मैप जो है डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रोवाइड किया गया था, जिसमें बताया गया है कि अफ्रीका में सर्वाधिक जो है कॉलरा के मामले देखे गए हैं। अब आगे बात करते हैं लोहनक झील न्यूज में क्यों था। तो न्यूज ये है, और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ये लोनाक या लोहनक झील कह लें, कि उत्तरी सिक्किम में दक्षिणी लोनाक झील के ऊपर बादल फटने से अचानक बाढ़ आई है, जिसमें 10 लोग लगभग मारे गए हैं और 23 सेना के जवान सहित 80 लोग लापता हैं। ये जो रेड सर्किल पे है, यही जो है दक्षिण लोनाक झील है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। कई अध्ययनों ने ग्लेशियर के पिघलने के कारण दक्षिणी लोनाक झील के तेजी से बढ़ते आकार पर प्रकाश डाला है, और इसे हिमनद झील विस्फोट बाढ़, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ग्लोब कहते हैं, के लिए अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया है। बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ सिक्किम हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे कई ग्लेशियर झीलें बन रही हैं, और इस क्षेत्र में मौजूद पहले से झीलों का विस्तार भी हो रहा है। लोहनक झील पर बादल फटने से न केवल झील ओवरफ्लो हो गई, बल्कि तीस्ता नदी में जल स्तर भी बढ़ गया, जो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले सिक्किम और बंगाल से होकर गुजरती हैं। अब ग्लोब के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्लोब अभी हाल ही में चर्चित हुआ है। दक्षिणी लोनाक झील की तरह हिमनद झील पानी के बड़े भंडार जो हैं पिघलते ग्लेशियर के सामने ऊपर या नीचे स्थित होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ये जो हिमनद झीलें होती हैं, और वे अधिक खतरनाक होते चले जाते हैं, क्योंकि हिमनद झीलें ज्यादातर अस्थिर बर्फ या ढीली चट्टान के मलबे से बनी तल छट से क्षतिग्रस्त होती हैं। ये जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, ये सैटेलाइट द्वारा लिया गया है, रीसेट 1A के द्वारा। तो यहाँ आप देखेंगे कि लोहनक झील की यहाँ पे आप देखिए मतलब कि लंबाई जो है पहले बड़ी थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटी होती चली गई। यदि इनके चारों ओर की सीमा टूट जाती है, तो भारी मात्रा में पानी पहाड़ों के नीचे की ओर बहता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इसे ही हिमानी झील विस्फोट बाढ़ या ग्लोब कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं कि ये हमारा पड़ता कहां पे है। तो जैसा कि बता दिए हैं कि लोहनक झील जो है वो आपके साउथ सिक्किम में पड़ता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं इचामती नदी न्यूज में क्यों था। तो न्यूज ये है कि पत्तनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय अपने निरंतर प्रयासों से परिवहन के अधिक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास और आधुनिकीकरण कर रहा है। जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जलमार्ग 44 पर ड्रेजिंग का कार्य शुरू किया, जो कि इचामती नदी पर पड़ता है। भारत में जलमार्गों के विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह परिवहन लागत को कम करने, व्यापार को बढ़ावा देने और रेल तथा सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इछामती नदी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह माथा भागा नदी की एक वितरिका है, मतलब ट्रिब्यूटरी है, जो स्वयं गंगा नदी की एक प्रमुख ट्रिब्यूटरी है। पद्मा नदी की भी वो है ट्रिब्यूटरी है, और पद्मा नदी बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यही कारण था कि इचामती नदी जो है वो न्यूज में था। तो इचामती नदी का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। अब आगे बात करते हैं कृष्णा नदी को लेकर क्या न्यूज थी और क्या कारण था कि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट ने अंतरराज्य नदी जल विवाद कानून 1956 के तहत तेलंगाना राज्य के अनुरोध के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 की संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है।
कृष्णा नदी के पानी का उपयोग वितरण या नियंत्रण पर दोनों राज्यों के बीच विवाद के समाधान से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे और इसका दोनों राज्यों को लाभ मिलेगा, जिससे देश देश को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। तो कृष्णा नदी अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब जो यहाँ पे बात कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 की गई है, तो पहले हम जान लेते हैं कि इसका गठन कैसे हुआ। तो वर्ष 1969 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण को स्थापित किया गया और इसने वर्ष 2073 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वर्ष 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जिसने वर्ष 2010 में अपनी अंतिम रिपोर्ट दी थी। अब बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, जो कि सतारा जिले में पड़ता है, के निकट से होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 4 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है और इन्हीं के बीच जो है ये विवाद अक्सर होता रहता है। अब हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। तो तुंगभद्रा, भद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, येरला, वरना, डिंडी, मुसी और दूधगंगा इसकी जो है ट्रिब्यूटरी हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, अक्सर प्रश्न यहां से बनाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं खेल समसामयिकी की। तो हांगजो में एशियाई खेल चल रहा है और इसका पूरा डेटा जो है आपको 9 अक्टूबर को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो न्यूज यह है कि नीरज चोपड़ा ने कल फिर से स्वर्ण पदक पे कब्जा किया है। नीरज चोपड़ा ने 19वें एशियन गेम में 88.88 मीटर का थ्रो किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज ने लगातार दूसरी बार एशियन गेम में स्वर्ण पदक पे निशाना साधा है। इससे पहले 2018 में इन्होंने गोल्ड जीता था और इस बार का जो एशियन गेम हो रहा है ना, वो 2022 वाला है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, कहीं आयोग आपको ईयर में न कंफ्यूज कर दे। इस स्पर्धा में, इस कंपटीशन में भारत के किशोर जीना ने 87.54 मीटर दूर भाला फेंक कर रजत पदक प्राप्त किया। अब आगे बात करते हैं। चीन में चल रहे एशियन गेम में मेरठ की 2 बेटियों ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पारुल चौधरी, अब चूंकि इनका संबंध जो है यूपी से है, तो इसलिए इनके नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता, वहीं अन्नू रानी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अब चूंकि ये गोल्ड भी पाई हैं, तो ये नाम आप इनका ध्यान रखे रहिएगा कि पारुल चौधरी का संबंध किससे है, दौड़ से है, और अन्नू रानी का संबंध किससे है, जेवलिन थ्रो से है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। चीन के हांगजो में एशियाई खेलों में भारत ने कल तक जो है 3 स्वर्ण 5 कल के दिन 3 स्वर्ण 5 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे और भारत के कुल पदकों की संख्या 81 हो गई है, जिसमें 18 गोल्ड हैं। तो ये तो रहा दोस्तों आज की समसामयिकी। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप इसको अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, चैनल को उनके व्हाट्सएप पे लिंक भेजें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।